अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस डेवलपर्स। आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मसरूफियात थी, उनकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये वीडियो पहली वीडियो है ओपनिंग के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं आप सब लोग, आप सब अहबाब का, तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का। और हासिल हाल जो हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने जो भी हमारे लिए किया, आपने जो भी हमारे साथ ताउन किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स पे होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके रिलेटेड मैं तमाम क्वेश्चंस का एक एक करके जो है तो जवाब दूँगा। मोरोवर अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं उसको बाद में जो है तो वीडियो में, बाद में किसी वीडियो में मैं वो इंक्लूड करता जाऊँगा। वीडियोज़ का वैसे भी सिलसिला जारी रहेगा, डेली की जो अपडेट्स होंगी आप लोगों को वो मिलती जाएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कि मैं आपको तारुफ़ करवा दूँ शॉर्ट सा, कि जो टीएस डेवलपर्स है ये एक कंप्लीट रजिस्टर्ड कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि पहले ट्रेनिंग पे काम कर रहा था, बच्चों की ट्रेनिंग का काम हम कर रहे थे। उसके बाद जो है हमने 14 अप्रैल को हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कम्प्लीटली ऑपरेशनल कर दिया है। फ़ायदा ऑपरेशनल से मुराद कि हमने प्रोडक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है। गो के पहले से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली हमने प्रोडक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दी है, जिस पे जो हमारे सबसे पहले के जो रिक्रूटर्स हैं वो तकरीबन मेरे स्टूडेंट्स ही हैं सारे, जिन्होंने ट्रेनिंग मुकम्मल की थी और मुकम्मल करने के बाद भी हमारे साथ अटैच रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बच्चे अब जो है तो प्रोडक्शन पे मैंने लगा दिए हैं, उनको बाकायदा प्रोजेक्ट्स असाइन हो गए हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले से लगे हुए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमारी जो भी हमारी पहले ट्रेनिंग थी शॉर्ट टर्म में हम वो चला रहे थे, लेकिन अब जो प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन हमारी दो फील्ड्स पे है। हमारी ट्रेनिंग भी जो है वो तकरीबन दो मेन फील्ड्स हैं, डिज़ाइनिंग की और डेवलपमेंट की। डिज़ाइनिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सब फील्ड्स हैं डिज़ाइनिंग में। जैसे सबसे पहले हमारे पास वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड चीज़ें आती हैं। वीडियो एडिटिंग के मतलब कि हर तरह के वीएफएक्स है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं वीडियो के रिलेटेड। प्रोफेशनल फिल्म एडिटिंग भी हम करते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है प्रोफेशनल, क्योंकि जो बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टीचर हैं और हमारे इस वक्त जो प्रोडक्शन को मैनेज भी कर रहे हैं, वो नेवटेक का जो हमारा कंपटीशन था ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, जब कश्मीर में उन्होंने वो विन किया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद भी जाएंगे नेशनल को जीतने के लिए। तो जो भी टीम है हमारे पास वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रोफेशनल है। जो मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो ग्राफिक के रिलेटेड है, उसके अलावा ऑटो कैड, या फिर आते हैं हम प्रोफेशनल अगर जाएँ तो 3D एनिमेशन की तरफ, जिसमें जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, वो हम करवाते हैं। 3D मॉडलिंग करवाई जाती है, स्कल्पटिंग करवाई जाती है। उसके अलावा प्रॉपर जो है तो इस पर 3D मॉडलिंग पे काम किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ तरह के एड्स भी बनाए जाते हैं और कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ जो हैं वो भी जो प्रोडक्शन में, मतलब कि अभी तक जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो एड्स पे होती है, एड्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ वीडियोज़ होती हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं। हम आगे सोच रहे हैं कि हम अपने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो टीम है एनिमेशन के रिलेटेड वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि एक तो बच्चों का रुझान नहीं होता इस चीज़ की तरफ। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो एनिमेशन के जो हैं, हमारे पास एनिमेशन के जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बहुत कम है। तो इस वजह से इसमें कंपटीशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है इस फील्ड में। लेकिन वही बात कि इसमें जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फील्ड है डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेब डेवलपमेंट जो है वो कम्प्लीटली हमने स्टार्ट की हुई है, ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट हमने स्टार्ट करवाई हुई है। उसके अलावा हमने जो एआई के रिलेटेड हमने एक प्रॉपर एक कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत जल्द हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। रजिस्ट्रेशन बच्चों की वो कंटिन्यूसली जारी है। उसके अलावा डाटा साइंस और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो प्रोडक्शन में है इस वक्त जो पीक पे, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉरी वेब डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट आती है इसमें। और हमारा आगे इंशाल्लाह जैसे ही हमारा फर्स्ट बैच जो है एआई और साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम जो प्रोडक्शन है वो भी हम इसकी स्टार्ट कर देंगे, एआई की भी। और हम प्लेसमेंट आगे जो है साइबर सिक्योरिटी की, वो रिमोट जॉब हो या फिर किसी कंपनी के अंदर प्रॉपर जॉब जो है वो हम उनकी प्लेसमेंट के लिए जो है तो बच्चों को भेजेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो हमारा ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग में स्टार्ट में हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ 2-3 बैच हमारे ऐसे गए जिनमें हमारे बच्चे जो हैं वो कवर हुए हैं। और जिसमें मेरी ये कोशिश होती है कि हमारे पास जो टीम हो, बच्चों की जो टीम हो, तो वो चाहे स्कूल से हों, वो कॉलेज से हों, वो चाहे यूनिवर्सिटी से हों, अगर एक प्रॉपर फील्ड के अंदर उनको एक प्रॉपर किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अगर ग्रिप है, तो हम उनको जो प्रोजेक्ट को असाइन कर देते हैं। साथ साथ जो सुपरवाइज़र होते हैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, जो कि कम्प्लीटली उनके ऊपर जो है उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, उनकी मिस्टेक्स वगैरह जो है तो वो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो उसमें यह होता है कि एक तो बच्चे की ग्रूमिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, वो परफेक्टली हो जाती है, जिससे वो ये है कि वो फील्ड के अंदर जाकर डायरेक्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको ईजिली कर सकता है। इसमें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, पहले हमने वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक डेवलपमेंट वो हमने स्टार्ट किया लारावल फ्रेमवर्क के साथ। फिर हमने जेंगो का स्टार्ट किया और अब जो है तो प्रॉपर्ली हम मर्न जो है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और
इसमें मोस्टली मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं वो कुछ यहाँ लोकल भी हैं हमारे पास, लेकिन वो ट्रेंड हैं सारे, और कुछ जो हैं वो बाहर से भी मैं हायर कर चुका हूँ और हायर कर रहा हूँ, रिक्रूट कर रहा हूँ उनको, ताकि जो जो चीज़ें हम यहाँ पे सपोज़ मैं नहीं करवा पा रहा, या फिर यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि स्किल के रिलेटेड बहुत बहुत बड़ा भुगतान है इसमें, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में फिर डिस्कस करूँगा। कोर्सेज़ में जो हमारे पास वेब फुल स्टैक था, तो फुल स्टैक में अब हमने जो है तो जितने भी मेन फ्रेमवर्क्स हैं पीक पे इस वक्त चल रहे हैं फील्ड की डिमांड के मुताबिक, हमारे पास लारावल है 13, उसके अलावा हमने जेंगो पे भी वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा मर्न पे काम कर रहे हैं, और भी जितने भी फ्रंट एंड और बैक एंड के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे के सारे जो है तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके अलावा अगर ऐप डेवलपमेंट की तरफ आएँ तो इस वक्त तक हम जस्ट फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं ऐप डेवलपमेंट में, अभी हम रिएक्ट नेटिव की तरफ नहीं गए। बहुत जल्द में डेवलपर जो है रिएक्ट नेटिव का मैं वो भी इंशाल्लाह आपको भी वो मैं हायर करूँगा, और उसके बाद हम प्रॉपरली रिएक्ट नेटिव के ऊपर भी जो है तो ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट में हम यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और यूनिटी में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है डायरेक्टली, जहाँ पे जो ट्रेनर है हमारा वो वहाँ से उस सॉफ्टवेयर हाउस से उसने ट्रेनिंग ली है, और जो उसके ऑनर हैं मेरे बहुत ही क्लोज हैं, और हम मतलब कि अगर हमें कहीं पे भी अगर मुझे फील होता है कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जो है तो एट एनी कॉस्ट मैं उनको जो है तो हायर कर लूँगा बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो आता है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो है तो डिमांड में है। बच्चों का भी बहुत शौक़ है कि हम साइबर सिक्योरिटी में जाएं, और इसी तरह एआई का है, एआई में जाना चाहते हैं। ये जो हमने कोर्स तैयार किए हैं इनकी ड्यूरेशन मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, तकरीबन 12 मंथ की ड्यूरेशन है, और उसकी वजह ये है कि जितने भी ये कोर्सेज़ मैंने लॉन्च किए हैं वो उन सारे के सारे कोर्सेज़ की जो आउटलाइंस हैं वो इंटरनेशनल जो फील्ड है उसकी डिमांड के मुताबिक बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी आउटलाइंस। अब वो सारी आउटलाइंस जो हैं वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं हमारी, कि उसमें आपको अगर कहीं पे भी आपको कोई टॉपिक लैक लगता है तो मैं उसको भी ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ये जितने भी आउटलाइंस एडेड हैं तो वो पूरी मेरी कोशिश है कि वो वन ईयर यानी 12 मंथ में हम उसको कंप्लीट कर लें, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन में ना जाए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, बच्चे जो स्कूल्स के हैं सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके दरमियान में एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे होते हैं, और इसकी वजह से फिर थोड़ा सा जो है तो वो दरमियान में गैप लेना पड़ जाता है। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बहुत पीछे हैं, उनको वापस उस ट्रैक पे लाना और फिर ट्रैक पे लाके फिर उनको उन बच्चों को उनकी ग्रूमिंग करके वापस अपने उस ट्रैक पे लेके आना कि मैं इनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकूँ, तो ये काफ़ी हार्ड टास्क होता है, और इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं तो वो स्किप कर जाते हैं। तो इस दफ़ा का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रेमवर्क मैंने डिज़ाइन किया है तो वो फ्रेमवर्क कुछ इस तरह का है कि हम डायरेक्टली जो हैं तो वो पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो भी गार्डियंस हैं उन सब के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। तो उससे ये होगा कि जो बच्चा है वो फिर स्किप नहीं कर पाएगा, मेहनत ज़रूर करेगा, उसमें पेरेंट्स भी मेहनत करेंगे, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी मेहनत करेंगे, और इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी उन बच्चों के ऊपर जो है प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये सारी चीज़ें करने का, ये सब करने का मकसद क्या है। अब चूँकि मैं आपको बताऊँ कि मेरा तकरीबन 1.5-2 मंथ हो गए, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ओपनिंग में लगा रहा, फिर यहाँ पे हमने एक प्रॉपर एक हाईटेक लैब बनाई, और उस लैब का बनाने का मकसद भी मैं आपसे जिक्र करता चलूँ। मेरी 2-3 कॉलेजेस में सेशंस थे, क्लासें चल रही थी मेरी, तो मोस्टली मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ का लोकल जो एरिया है, हमारे बच्चे जो हैं वो डिवाइसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। वल्लाह अभी भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपने अपने मोबाइल पे कोडिंग करते हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेबसाइट्स पे वो वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते हैं, और चाहें तो वो भी विज़िट कर सकते हैं जाके। अब वो प्रोजेक्ट्स जो बच्चे बना रहे हैं और मोबाइल पे कोड लिख रहे हैं, और ये उनका बहुत ही एक पैशन है, बहुत बड़ा पैशन है उनका कि वो ये इतना काम कर रहे हैं, इतना कठिन काम कर रहे हैं। अक्सरियत बच्चों के पास अपनी अपनी डिवाइसेस होती हैं, हाईटेक डिवाइसेस, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन वो उन डिवाइसेस को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, वो यूज़ करते ही नहीं और यूज़ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हर बंदे को आपको पता है आराम पसंद है, बच्चों को हमारे आराम ज़्यादा पसंद है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो पैशन रखते हैं, और मैं बहुत जल्द उनके फेसेस पे जो है तो रिवील करवाऊँगा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो हैं तो वो एक रोल मॉडल है, इस सोसाइटी के वो बच्चे रोल मॉडल हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत जो है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखेगी। अब ये जो लैब हमने यहाँ पे तैयार की, ये लैब सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए हमने तैयार की कि जो डिवाइसेस अफोर्ड नहीं करते, एटलीस्ट वो यहाँ पे बैठ के तो प्रैक्टिस ज़रूर कर सकेंगे, उनके पास वक्त होगा, यहाँ पे बैठ के आप आराम से बैठ के यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो की, उन सब चीज़ों का जो मेन मकसद है हमारा, वो मेन मकसद कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी का असल जो वजह है वो ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है। एक तो ये भी होता है ना कि बेरोज़गारी की मेन वजह जो है वो जॉब्स का ना होना है। अब बेरोज़गारी की मेरे नज़दीक जो मेन जो फैक्टर है वो ये है कि बच्चों का स्किल लेवल ना होना। अब हम हर बच्चे के पास, अब देखें यहाँ पे रिक्शा चला रहे होते हैं, उन्होंने एमएस किया होता है, कितने बच्चे जो पीएचडी भी करके तो भी रिक्शा चला रहे होते हैं, बाइकें चला रहे होते हैं। अब मेन वहाँ पे मेन मकसद क्या है उनका, यानी कि उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही। अब
उनके पास डिग्री ज़रूर है, लेकिन जब आप उनके पास बैठते हैं, आप उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, आप उनके रिलेटेड या जो वो पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड अगर आप उनसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो उनका नॉलेज, उनका आईक्यू बिल्कुल ज़ीरो होता है। वो जो चीज़ें वो 5 साल लगा के उन्होंने पीएचडी की होती है, 4 साल लगा के पीएचडी की होती है, उसके रिलेटेड उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता। अगर आप टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं आ रहा होता। उसकी मेन वजह, अब 3 मेन फैक्टर हैं। 3 फैक्टर कौन कौन से, कि एक, सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, तो जब अभी भी आप अगर आप देखें तो हमारी जो माएँ हैं वो बच्चों को जल्द अज जल्द स्कूल भेजने के चक्कर में होती हैं। उसकी मेन वजह कि जो बच्चा है, हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बच्चा स्कूल जाएगा, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। मेन फैक्टर आप देखें, सबसे पहले गलती यहाँ पे माँ करती है। उसके बाद अगर हम आगे जाएँ, स्कूल में जाएँ, तो फिर स्कूल में पहुँचते ही बच्चे का रट्टे वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब जब रट्टे वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, बच्चा शुरू से ही उसकी जो नेचुरल, जो उसका एक इनोसेंस है, एक मासूमियत है, वो उसकी ख़त्म हो जाती है आस्ते आस्ते करते करते। क्यों? क्योंकि आप 3 साल का, 2.5 साल का बच्चा स्कूल में भेज रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप बुक्स रख रहे हैं, वो उन बुक्स को याद करता है, तस्वीरों को याद करता है, तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट का जो टाइम होता है, वो चीज़ों को याद करने पे लग जाता है, उसको उन चीज़ों को समझने का वक्त नहीं दिया जाता। अब उसके बाद फिर तीसरा फेज़ आता है टीचर्स का। सेकंड फेज़ हमारे टीचर्स का है कि जो स्टार्ट से बच्चों का पैटर्न इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं बच्चे, जिनको आदत ही पड़ जाती है किस चीज़ की, रट्टे की। वो चीज़ें याद करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता है कि याद की हुई चीज़ें बहुत जल्द भूल जाती हैं। अगर आप चीज़ को समझ जाएँ, बेशक आप भूल भी जाएँ, लेकिन आप जब वापस उसको देखते हैं तो वो सारी की सारी वापस आपको समझ में आ जाती है। तो यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि 3 फैक्टर्स हैं। अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है या अपनी पूरी सोसाइटी को बेहतर करना है, एजुकेशन देखें, एजुकेशन एक मेन फैक्टर होता है किसी भी सोसाइटी का। अगर एजुकेशन को हमने बेहतर ना किया तो आने वाले वक्त में मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाला वक्त बहुत ख़राब गुजरेगा। इस वक्त देखें, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो उस वक्त जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इस वजह से इस वक्त इस पीक पे जा रहा है, और उसकी मेन वजह बच्चों का स्किल लेवल ना होना है। जब बच्चे स्किल लेवल होंगे ही नहीं, तो वो मुझे बताएं कि जाके जॉब वो क्या करेंगे, आगे जाके काम क्या करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी है तो वो आपसे काम करवाती है, उनको आपकी डिग्री के साथ कोई ताल्लुक होता ही नहीं। वो जस्ट देखते हैं कि हाँ भाई डिग्री, हाँ डिग्री एक मेरिट जो है उसको मेंटेन ज़रूर करती है, डिग्री मेरिट को मेंटेन करती है, लेकिन काम आपको जो चीज़ आती है वही आप करेंगे वहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप वहाँ पे आप एक खाली पत्थर जैसे हैं, एक गैर ज़रूरी पत्थर, कि आपका वहाँ पे होना ना होना, वहाँ पे होना आपका जो है तो वो ग्रां गुजर सकता है, ना होना वो बेहतर है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से आप जो भी पेरेंट्स हैं, आप लोगों ने भी, जो हमारे टीचर्स हैं, आप सब ने, और स्पेशली बच्चों ने भी, कि हम सब ने इस माशरे के अंदर चेंज लाना है। इस मुल्क को, इस डूबते हुए मुल्क को दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद वर्क करना है। इस वक्त आप देखें हमारी जो पॉलिटिकल क्या सूरत हाल है, हमारा जो मुल्क है वो किस तरफ जा रहा है, तो एटलीस्ट जो हम लोग हैं, जो हम यूथ हैं, हमें तो थोड़ा बहुत जो है अपना रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ का जो इलाज है वो एक अच्छी तालीम और अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत है। क्योंकि जिस माशरे में तालीम, डिग्रियाँ हों, लेकिन तालीम ज़्यादा हो लेकिन उन पे अमल ना हो, तो मेरे हिसाब से वो माशरा, उस माशरे को बिगड़ते हुए, उस माशरे को गिरते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ऑलरेडी आप देखें कि हमारे यहाँ कितने क्राइसिस चल रहे हैं, डेली का आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई क्राइम जो है वो रिपोर्ट हो रहा होता है। क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि एक जो अनएजुकेटेड बंदा होता है वो जो एजुकेटेड बंदा है वो अनएजुकेटेड बंदे से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होता है। यानी एक पढ़ा लिखा बंदा जो है अगर क्राइम की तरफ जाता है तो वो एक अनपढ़ से 10 गुना ज़्यादा जो है तो वो ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमने अपने यूथ को, अपनी कौम को बचाना है। और एक नज़र में फिर से जो है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, अभी अभी आपकी नज़र में जैसे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का एक जिक्र किया, इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो बच्चे अनएम्प्लॉयड रहते हैं, 10-12 3-4 साल वो घूमते हैं, हर जगह पे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उसके बाद फिर उनके पास आखिरी हल क्या बचता है, वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके वो लेबर में चले जाएँ या फिर किसी भी काम में चले जाएँ, लेकिन वो एक वाइट कॉलर जॉब में बहुत कम है। मैं समझता हूँ 2% लोग हैं जो वाइट कॉलर जॉब में जाते हैं। मोस्टली जो हैं वो यानी कि लेबर्स में जाते हैं, उनके बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे बेशक वो आपके पास आएंगे, आपके वो भाई हो सकते हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, वो जब भी आएंगे यहाँ पे आपको वो अपने हालात नहीं बताते। वल्लाह मैं अपना बताऊँ आपको, मेरे भाई हैं 10 साल हो गए, एक दफ़ा छुट्टी आए और अभी उनको ये जून जुलाई में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये मुझसे पूछें कि मैं उनसे 10 साल दूर रहा हूँ, चलें मैं तो अपनी फैमिली के साथ हूँ, लेकिन उनका एक दफ़ा मैं उनका जब सोचता हूँ कि 10 साल से वो अगर हमसे दूर हैं, तो 10 साल एक बंदा अपनी फैमिली से दूर रहे तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, हेल्थ कंडीशन क्या होगी। और उस पर सबसे बड़ा जुल्म ये कि वो वहाँ पे एक अलग ही जो नस्ल है, उस नस्ल का या कोई दूसरा बंदा है मुल्क से बाहर जो भी जाता है वो काम करवाता है बस। उसको आप पे कोई रहम नहीं आता, उसको कोई गर्ज़ नहीं है कि आप कैसे करेंगे, आप बीमार हैं, आप ठीक हैं, आपको आप मेंटली ठीक हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, उसको बस काम चाहिए। जैसे अगर वही काम वो बंदे यहाँ पे रह के करें, उसी मेहनत से करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में डेवलपमेंट थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ सकता है। अब
ये जो अप्रोच, ये सारी बात करने का मकसद, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद यही था कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, चले वो हमारे लिए लगे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे अय्याशी तो नहीं करते, रेमिटेंस जो भेजते हैं हमें, उस रेमिटेंस से जो हमारे बच्चे, उनके बच्चे होंगे, यानी कि जो ओवरसीज़ हैं, उनके जो औलादे हैं, उनके बहन भाई हैं, एटलीस्ट उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत को ज़ाया ना जाने दें, वो उस सारी मेहनत को वो ज़ाया ना जाने दें, अच्छे से मेहनत करें और एक एक चेंज लाएँ, एक ऐसी चेंज जिसमें सिर्फ वो अपना ना सोचें। मैं अपना बताऊं अगर आपको, तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल लगे। मैं क्योंकि अपने फील्ड छोड़ चुका था, 2-2.5 साल लगे मुझे यहाँ पे वापस अपने फील्ड में आए हुए। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता, लेकिन मेहनत ज़रूर की है जो यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। मैं रातों को जागा हूँ, मैं बीमारी में भी चीज़ें, मैं अपने काम करता रहा हूँ, कोडिंग्स करता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, सिखाता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मेरे 7 से 8 जो हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 7 से 8 एम्प्लॉयज़ हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएंगे। और मेरा जो विजन है, वो विजन ये है कि मैं इस आईटी के सिस्टम को पूरे आज़ाद कश्मीर में स्प्रेड करूँ। हमारे आज़ाद कश्मीर में हर एक बच्चा जो है वो स्किल वाला हो। अब आपको पता है दुनिया कब का ग्लोबल विलेज जो है वो बन चुकी थी, यानी कि जब से इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया था 2015-16 में, दुनिया कम्प्लीटली एक ग्लोबल विलेज बन चुकी थी। और मैं समझता हूँ कि इतने अरसे से अगर ग्लोबल विलेज बन चुका है वो, तो हमें भी थोड़ा सा खुद को ग्रोम करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि फुल ग्रोम करना चाहिए। मेरी इतनी विश है कि हमारे बच्चे यहाँ से सीख के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकें, और उससे भी बड़ी विश ये कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल तक हम इसको लेके जाएं। तो इस सब चीज़ में आप सब ने मेरा साथ देना है, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं। मैं आप लोगों से पैसों की कोई डिमांड नहीं कर रहा, मैं डिमांड कर रहा हूँ आपकी अपनी नस्ल बचाने की, कि आपके जो आने वाला मुस्तकबिल है, वो आपका मुस्तकबिल आपका पैसा नहीं है, वो आपकी जो बैंक बैलेंस है वो नहीं है, आपके एसेट्स नहीं है। आपका मुस्तकबिल आने वाली जो नस्ल है हमारी, हमारा जो जनरेशन आने वाली है, या जो चल रही है, आने वाली तो वो तो अभी उसमें टाइम है, लेकिन जो चल रही है हमारी जो नई नस्ल अभी ग्रो अप हो रही है, तो एटलीस्ट हम उस नस्ल को जो है तो वो बचा सकें। और ये हम सब पे फ़र्ज़ है। ये मैं किसी भी बंदे को यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी सियासी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अपनी कौम के साथ आपने वफ़ादारी करनी है, अपने लोगों के साथ वफ़ादारी करनी है, अपने साथ वफ़ादारी करनी है। जो मेहनत आप कर रहे हैं दिन रात, आपने उस मेहनत को सही जगह पर लगाना है, ताकि आपकी मेहनत का कोई ना कोई आपको आउटपुट ज़रूर मिले। और अगर आप आज सिर्फ अपने बच्चों का सोचते हैं, चलें मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों का ही सोचें, लेकिन इस तरह से सोचें कि वो आने वाले वक्त में दूसरे जो लोग हैं उनके लिए एक पॉजिटिव जो है, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस बने उनके लिए, ना कि जो एक जैसे क्राइम बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कल आपकी नस्ल का, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई आने वाले टाइम में किसी भी क्राइम में मुलव्वस हो। क्राइम देखें ना कि क्राइम नेचुरली बंदा क्रिमिनल नहीं होता, वैसे भी मैं किसी और लाइन में आ गया हूँ, नेचुरली कोई भी बंदा क्रिमिनल नहीं होता, उसको जो हालात होते हैं वो सारी चीज़ें वो उसको क्रिमिनल बनाते हैं। लेकिन ये हम लोगों पर फ़र्ज़ है कि जो मेन फैक्टर है, हम उस मेन फैक्टर पर अगर काम करें तो मे बी कि हम इस पूरे खित्ते के अंदर या पूरी सोसाइटी को हम जो है तो वो चेंज कर सकते हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।